जुबिन गर्ग, जो हम प्यार से जुबिन दा बुलाते हैं। मैं बचपन से सुनता था कि यू आर द किंग ऑफ आसाम। I'm not the king, but I rule. There's no king in this world now. But yes, there is kingdom. If you can rule. वो सिर्फ एक सिंगर नहीं था, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक इमोशन था और हमेशा रहेगा। 19 सितंबर को जब ये खबर सामने आई कि वो नहीं रहे, तब नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर क्या बीती पूरी दुनिया ने देखा। गुस्सा, दर्द और सवाल, हर जगह सिर्फ एक ही आवाज थी, जस्टिस। लेकिन जस्टिस अभी भी दिखाई नहीं दिया। हैरानी की बात यह है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग गुस्से से भर गए थे, आज इतना शांत क्यों हो गया? क्या ये सिर्फ वक्त का कमाल है या कोई पॉलिटिकल पावर, कोई प्रेशर जो हमें बताई ही नहीं गई? आज हमारे मन में कई सवाल है। जब आवाज इतनी तेज थी तो अचानक से खामोशी कैसे आ गई? अब जो सवाल मैं रखने जा रहा हूँ, ये फैक्ट नहीं है, ये थ्योरीज है जो पब्लिक और मेरे दिमाग में नेचुरली उठे हैं। पहला सवाल ये है कि जब जुबिन गर्ग ने बार बार मना किया था, तो फिर उन्हें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में क्यों भेजा गया? और सबसे बड़ा सवाल, उसके मैनेजर ने किसी को बिना बताए लास्ट टूर क्यों बोला था? अभी दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान सिंगर है, परफॉर्मर है और किसी वजह से फिजिकली या इमोशनली फिट नहीं है, तो फिर स्विमिंग जैसी एक्टिविटी को क्यों अलाउ किया गया? क्या सिचुएशन को इतनी लाइटली से लिया गया था? तीसरा सवाल और भी कंफ्यूजिंग है। सिंगापुर में जुबिन दा के रहने की जगह बार बार चेंज क्यों किया गया था? क्या ये कोई सिक्योरिटी रीजन था या मेडिकल रीजन था या लीगल प्रोसेस का हिस्सा? और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू मोहंता ने तो बोला था कि जुबिन गर्ग उसके लिए बैकबोन है। फिर ये सब कैसे हो पाया? और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल तो इंडिया में होना चाहिए था, इंडिया पे ना होकर सिंगापुर पे क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इतना समय बीत जाने के बाद भी जस्टिस क्लीन क्यों नहीं हो पाया? क्या एविडेंस इनकम्प्लीट है? क्या लीगल प्रोसेस स्लो है? या फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, सिस्टम और लोग दोनों ठंडे पड़ जाते हैं? मेरे ओपिनियन में जुबिन दा को मर्डर किया गया है, पर किसने? पहले हम मैनेजर और उनके टीम मेंबर्स को टारगेट करेंगे। जुबिन दा बहुत पैसे कमाते थे, लेकिन पैसा उनके पास नहीं आता था, उनके मैनेजर के पास आता था। सारा पैसे का कंट्रोल मैनेजर के पास ही था। कुछ बातें निकली थी कि जुबिन दा एक प्रोग्राम में 12 लाख रुपए चार्ज करते थे, लेकिन उनको सिर्फ 6 से 7 लाख ही मिल पाते थे, शायद उससे भी कम, क्योंकि उनके पास कोई पैसे का हिसाब ही नहीं था। सब कंट्रोल उनके मैनेजर के पास था। शायद एक दिन जुबिन दा ने पैसे का हिसाब मांग लिया होगा और उसी दिन से मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने जुबिन दा को मारने की प्लानिंग बनाई होगी। जुबिन दा को उन्होंने पूरी रात अल्कोहल पिलाई थी, उनको कपड़े चेंज करने का मौका तक नहीं मिला। उनके बॉडी में अल्कोहल लेवल 333 mg/100 ml तक था, और ये इतना ज्यादा है कि आपका दिमाग प्रॉपर काम ही नहीं कर पाएगा। रिएक्शन टाइम स्लो होगा, आंखों से क्लियर ना देख पाना, ब्लड प्रेशर गिर जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, कोमा तक भी जाने का चांस होता है। मतलब इससे साबित होता है कि जुबिन दा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये सब किया था। और एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था और उसमें निकला कि जुबिन दा के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के पास करोड़ों की संपत्ति है, 30 करोड़ का होटल, लैंड और बहुत कुछ है, जो कि ये ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ। शायद पावर ने दबा दिया होगा। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स के साथ कनेक्शन अच्छे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये सच है या झूठ, सवाल ये है क्या इसी वजह से केस आगे नहीं बढ़ रहा? नॉर्थ ईस्ट के लोगों, मैं खुद असम से हूँ, छोटा सा था तब से जुबिन दा को मानते आया हूँ, उनके गाने सुनते आया हूँ, उनको भगवान मानता हूँ। जस्टिस के नारे लगाते लगाते पुलिस से मार खाने भी लगा था। समझो यार, जुबिन दा जैसा और कोई नहीं आएगा, वो एक वन एंड ओनली लेजेंड थे। हमारा भी हक बनता है कि उनको जस्टिस दिलाए। इतनी जल्दी खामोशी कैसे आ सकती है? सिर्फ
4 महीने में ही शान हो गए। जिस देश में एक नेता रेप को एंजॉय करने के लिए बोल रहे हैं और जिस देश में डेवलपमेंट के नाम पर हर वक्त हिंदू मुस्लिम होते रहते हैं, हम उस देश से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं खुद एक हिंदू हूँ, अपने नजरिए से देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है देश में।